बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी हम स्टडी कर रहे थे। अब तक हमने काफ़ी इस चैप्टर को पढ़ लिया और हमने देखा कि किंगडम प्लांटी में दो डिवीजन्स होते हैं। एक कहलाता है ब्रायोफाइट, एक कहलाता है ट्रेशोफाइट। फिर ब्रायोफाइट में मजीद 3 क्लासेस होती हैं जी, हिपार्टिसी, मुस्की और एंथोसिरोड्स। हमने उन तीनों को भी स्टडी कर लिया। जबकि ट्रेशोफाइट्स में 5 क्लासेस होती हैं: सिलोप्सिडा, साइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोसिडा और स्पर्मेप्सिडा। तो क्या मामला था जरा वो देख लेते हैं। हमारे पास जो किंगडम प्लांटी है उसमें दो डिवीजन है। ठीक है जी, एक कहलाता है ब्रायोफाइट्स और एक कहलाता है ट्रेशोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में फिर आपके पास 3 क्लासेस होती हैं, 1, 2 और ये 3। एक कहलाता है हिपार्टिसी, एक कहलाता है मुस्की या मोसिस भी कहते हैं, और एक कहलाता है एंथोसिरोटी। जबकि ट्रेशोफाइट्स में हमारे पास 5 क्लासेस हैं। पहली कहलाती है सिलोप्सिडा, दूसरी कहलाती है लाइकोप्सिडा, तीसरी कहलाती है सिफेनोप्सिडा, चौथी कहलाती है टेरियोप्सिडा और पांचवी कहलाती है स्पर्मोप्सिडा। ये हमारे पास क्लासेस होती हैं, यानी किंगडम प्लांटी का ये डिवीजन है। इसमें से हम ब्रायोफाइट्स को भी स्टडी कर चुके हैं, उसकी जो तीनों क्लासेस हैं उनको भी स्टडी कर लिया। ट्रेशोफाइट्स को भी हमने देखा, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या थे, और उसकी जो 4 क्लासेस है हमने उनको स्टडी कर लिया। अब जो इसकी सबसे बड़ी क्लास है स्पर्मोप्सिडा, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। स्पर्मोप्सिडा की, स्पर्मोप्सिडा, इनको आप पहले जो है ये जो है ना स्पर्मोप्सिडा, पहले ये यहाँ पर ट्रेशोफाइट्स के ग्रुप में 2 ग्रुप्स होते थे, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स। और फिर स्पर्मेटोफाइट ये वाला था और टेरिडोफाइट में ये 4 आते थे। लेकिन फिर वो क्लासिफिकेशन खत्म कर दी और फिर स्पर्मेटोफाइट्स को स्पर्मोप्सिडा की सूरत में इसी के ग्रुप्स में डाल दिया। तो ये पहले की क्लासिफिकेशन थी, अब वो खैर बहरहाल खत्म हो गई है। अब स्पर्मोप्सिडा के नाम से ये 5वीं क्लास है आपके पास ट्रेशोफाइट्स। क्योंकि ये ट्रेशोफाइट्स होते हैं, इसका मतलब है कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होंगे। ट्रेशोफाइट्स हैं तो इनके पास ट्रेशोफाइट्स वाले कैरेक्टर्स होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज रखते हैं और इनके पास रूट स्टेम लीव्स होती हैं, रूट स्टेम लीफ होती हैं, लेकिन वेल डिवेलप। ये वेल डिवेलप प्लांट है। ये अपने जितनी भी हमारे पास प्लांट की इतने सारे क्लासेस आई है ना, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, हिपार्टिसी, मुस्की, उनमें सबसे वेल डिवेलप ग्रुप है ये। दे आर हाईली डिवेलप। इनका बड़ा बेहतरीन सारे पार्ट्स इनके जो है वो बेहतरीन बने हुए हैं। इनकी रूट स्टेम लीव्स बड़ी बेहतरीन बनी हुई होती है। इनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स पर मुश्तमिल होती है, जिनकी बड़ी अच्छी ब्रांचिंग होती है। टैप रूट्स भी होती है इनके पास और इनके पास एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। दोनों तरह की रूट्स इनके पास मिलती हैं जी। टैप रूट कहते हैं ऐसी रूट्स को जिनमें पहले एक प्राइमरी रूट होती है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। फिर सेकेंडरी रूट्स में से भी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। तो बड़ा एक बेहतरीन सा ब्रांचेस सिस्टम मौजूद होता है इनकी रूट्स में। ऐसी रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स। जबकि इनके पास एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं जो इनके स्टेम में से ग्रोथ होती है, इनकी स्टेम में से ऐसे निकल रही होती है, उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। या फिर ऐसा भी होता है इनकी कुछ क्लासेस के अंदर के इनके पास स्टेम है और जो जमीन के अंदर रूट है वो टैप नहीं होती, वो ऐसे एडवेंटिशियस होती है। एक ही रूट में से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती है। बहरहाल दोनों किस्म की रूट्स इनमें पाई जाती हैं, टैप रूट्स भी और एडवेंटिशियस रूट भी। लेकिन इनका रूट बाकी तमाम क्लासेस से बड़ा वेल डेवलप होता है। इनका स्टेम बड़ा वेल डेवलप होता है जी, हाईली डेवलप होता है इनका स्टेम। और इनका स्टेम ग्रीन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करता। कुछ पौधों में करता है तो वो जैसे कि कंडीशंस पर जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं, हालात ख़राब होते हैं। जैसे कि जैसे एक क्लास होती है जीरोफाइट्स, वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहाँ पानी की ज़रा कमी होती है, तो वो हालात के अतबार से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनका स्टेम ग्रीन हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो कुछ केसेस के अंदर, कुछ पौधों के अंदर वो
हालात के मारे होते हैं, हालात की कंडीशन होती है जिसकी वजह से इनका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन मेजॉरिटी में इनका स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इनका स्टेम। हाईली डेवलप होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद इनका लीव जो होता है वो भी हाईली डेवलप होते हैं इनके लीव्स, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं इनके लीव्स के अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप हो रहा होता है। इनके लीव्स में क्यूटिकल की लेयर भी होती है ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो को रोका जा सके। इसके अलावा जो ये तो इनके वो करेक्टर्स हम बता रहे हैं जो ट्रेशोफाइट्स में भी होते हैं, बस थोड़ा सा वेल डेवलप हो रहा है। इसी तरह अगर इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो उनमें इनका जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट होता है, और जिसमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं वो डोमिनेंट होता है इनका। जबकि इनका जो गैमेटोफाइट है वो बड़ा रिड्यूस फॉर्म में होता है, बहुत ही छोटा सा रिड्यूस फॉर्म में कहलाता है। इनका जो गैमेटोफाइट है वो बड़ा रिड्यूस फॉर्म में होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा, बहुत ही छोटे साइज का होता है, अंडर अनऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल ऐसा होता है, बहुत ही छोटा सा रिड्यूस फॉर्म। तो ये तो इनके वो करेक्टर्स हैं जो ट्रेशोफाइट्स वाले हैं। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं, रूट स्टेम लीव्स हैं, वेल डेवलप है, टैप रूट्स वगैरह की सूरत में इनके पास रूट्स मौजूद हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइटिक इनका रिड्यूस होता है। तो ये करेक्टर्स तो इनके वो हो गए जी जो ट्रेशोफाइट्स में यूं कह लेंगे हाईली डेवलप है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर, इनका असल फर्क क्या है जिसकी वजह से ये एक अलग क्लास बन के बैठा हुआ है, इन सब में नहीं है। इनका जो वेल डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर है जो इनको अलग कर देता है बाकी क्लासेस से, वो ये कि दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये सीड पैदा करते हैं, इनके पौधों में से सीड बनते हैं। अब तक आपने जितनी भी क्लास पढ़ी, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, सिफेनोपसीडा, किसी में भी सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, गैमेटोफाइट्स बनते हैं, फिर गैमेटोफाइट्स जो है वो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स डायरेक्ट मिल जाते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। जाइगोट की थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि ये एक जाइगोट है तो इसके ऊपर कुछ प्लांट्स के अंदर जो है इन्होंने लेयर्स होती है, और ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है, या एक न्यू कह लें प्रोटेक्शन की सूरत इनके पास जो पिछले क्लासेस थी, तो उनके लिए प्रोटेक्शन की सूरत क्या थी कि आर्चिगोनियम होता है, और उसी में ही होता है जी इनका फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट इसी में आता है, मेल गैमेट, और इसको फर्टिलाइज कर देता है, और ये बन जाता है फिर ये जाइगोट और एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन बस किस हवाले से हो रही है कि एम्ब्रियो जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही है, यहीं से वो डेवलप कर रहा होता है, यहीं से वो डेवलप करता है। तो पिछली क्लासेस के अंदर ये था, इन्होंने क्या करा इस क्लास के अंदर जो सबसे बड़ा है, इन्होंने सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो एम्ब्रियो है ना, इसके ऊपर भी इन्होंने एक पैकिंग कर दी जी इसके ऊपर, और इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ये बन गया सीड। तो दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये इनका बड़ा सबसे बड़ा यानी कि इनका अंदर डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर है। दूसरा जो बड़ा इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, जिसकी वजह से ये बाकी सबसे डिवेलप हो गए, कि ये फर्टिलाइजेशन के मामले में पानी पर डिपेंडेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब्स प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉलन ट्यूब्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉलन ट्यूब क्या होती है जी कि इनका जो गैमेटोफाइट है उनमें से एक ट्यूब निकलती है, और वो इनके जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर चली जाती है, और फिर इस ट्यूब में से वो जो मेल गैमेट होता है वो इस ट्यूब में से ट्रेवल करके फिर फीमेल गैमेटोफाइट में जाता है। तो इसके लिए आप देख लो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वाटर इंडिपेंडेंट हो गए। पहले जो पिछली क्लासेस से आप देखा ज्यादातर उसमें जो है वाटर डिपेंडेंट थे, कुछ तो बहुत ज्यादा कुछ तो हल्के से, लेकिन वाटर डिपेंडेंट हुआ करते थे। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती थी, ये ट्यूब्स डेवलप कर लेते जिसकी वजह से इनको जो है वो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें जो मेल इनमें जो है ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि ये दो तरह के स्पोर्स तैयार करते हैं। एक कहलाता है माइक्रोस्पोर, और इनके माइक्रोस्पोर को फिर हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इनका माइक्रोस्पोर होता है। दूसरा इनका कहलाता है मेगा स्पोर, ये दूसरे किस्म का स्पोर होता है, और इनके मेगा स्पोर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी। तो इनके पास होते हैं दो किस्म के स्पोर्स, इसलिए ये हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं। इनका माइक्रोस्पोर होता है, एक मेगा स्पोर होता है। इनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, और फिर माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो वो गैमेटोफाइट बन जाता है। ये माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। एम्ब्रियो सैक इनका मेगा स्पोर कहलाता है। एम्ब्रियो सैक जर्मिनेट करता है और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। तो ये इनका जो है ये
मेजर करेक्टर हो गया हेट्रोस्पोरस। पिछले जितनी भी आपने क्लासेस पढ़ी सिर्फ लाइकोप्सीडा था जिसमें हेट्रोस्पोरस की कंडीशन पाई जाती है, वो भी तमाम नहीं, कुछ स्पीशीज में था हेट्रोस्पोरस। बाकी आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है सब में होमोस्पोर्स थे, एक ही जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। सिर्फ लाइकोप्सीडा के अंदर स्लेजिनेला जो एग्जाम्पल हमने ली थी उसमें हेट्रोस्पोरस की कंडीशन थी, जबकि स्पर्मोप्सीडा में तमाम स्पीशीज हेट्रोस्पोरस होती है, दो किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही होती है, स्पोरोफाइट माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो ये इनके जरा मेजर करेक्टर्स क्या है जी जिनकी वजह स्पर्मोप्सीडा जो है वो बाकी अपनी तमाम जो ट्रेशोफाइट्स की क्लास है उनसे डिफरेंट हो गई। ये तीन, they are seed producing plants, they have pollen tube which make them independent of water for fertilization and they are heterosporous। इनमें दो किस्म के स्पोर्स होते हैं। अब इनकी जरा पहले लाइफ साइकिल का एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इनकी क्लासेस देखेंगे और फिर इन क्लासेस को स्टडी करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल को हम देखें अगर तो वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनका, चूंकि ये ट्रेशोफाइट्स होते हैं तो इनका स्पोरोफाइटिक जो होता है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है वो डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है वो इनका डोमिनेंट होता है, ज्यादातर ये लाइफ जो है वो इसी स्पोरोफाइटिक प्लांट में गुजर रही होती है। ट्वाइस इसमें 2n जो है डिप्लॉयड होते हैं, ये दो डबल तादाद में इनके पास क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब इनका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है उसके अंदर से फिर दो किस्म के स्ट्रक्चर्स डिवेलप होते हैं, दो किस्म के स्ट्रक्चर एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। तो ये इस केस के अंदर या यहाँ पर ये मोनोशियस होगा क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जी जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक होता है स्ट्रक्चर इनको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है जी, तो इनके पास स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर, एक कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक कहलाता है मेगास्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनको हम पॉलन ग्रेन मदर सेल कह रहे होते हैं, पॉलन सेक सॉरी, और मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में यहाँ पर पॉलन सेक कहते हैं जी जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, पॉलन सेक कहते हैं इनके माइक्रोस्पोरेंजियम को, जबकि इनके मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं जिसके अंदर फिर वो मेगास्पोर तैयार होता है। तो इनका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उसमें दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम और एक मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सेक कहते हैं जबकि मेगास्पोरेंजियम में हम इनके ओव्यूल कहते हैं। अब ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, दो अलग अलग स्पोरेंजियम है तो दो अलग अलग स्पोर्स तैयार होते हैं, एक कहलाता है माइक्रोस्पोर और एक कहलाता है मेगास्पोर। मैंने आपको जो ऊपर नाम बताया इनके, माइक्रोस्पोर जो होता है इसका वो कहलाता है पॉलन ग्रेन जो कि पॉलन सेक में तैयार हो रहा है, पॉलन ग्रेन कहलाता है, जबकि मेगास्पोरेंजियम जो है वो कहलाता है एम्ब्रियो सेक जो कि ओव्यूल के अंदर तैयार हो रहा है जो कि मेगास्पोरेंजियम है। तो ये इनके स्पोर्स तैयार हो जाते हैं, फिर इनके स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं अपने स्पोरेंजियम के अंदर। ये एक मजेदार बात है, मैंने कहा ना रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो स्पोरेंजियम में ही रह रहे होते हैं ये और जर्मिनेट करना शुरू कर जाते हैं। बस पॉलन ग्रेन जो है थोड़ा सा जर्मिनेट इधर होता है, थोड़ा सा जो है वो स्टिग्मा में आके होता है। ये जर्मिनेट करते हैं जी, दोनों जर्मिनेट करेंगे। यहाँ हम लिखते थे क्या होते हैं ये, यहाँ आड़ी लाइन से लिखते थे जर्मिनेट, ये जर्मिनेट होंगे प्लांट से, स्पोरोफाइटिक प्लांट में ही होते हुए ये जर्मिनेट करते हैं, यानी टूट के कोई जमीन पे नहीं गिरेंगे, अपने पेरेंट स्पोरोफाइटिक प्लांट में ही रहते हुए जर्मिनेट करते हैं। तो जो माइक्रो स्पोर होता है पॉलन ग्रेन वो जर्मिनेट हो जाता है और एक बड़ा रिड्यूस सा मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है इनका, बड़ा रिड्यूस सा होता है मेल गैमेटोफाइट। और एम्ब्रियो सेक जो है यानी मेगास्पोर वो डेवलप होता है और बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी बड़ा रिड्यूस सा होता है, यानी कि ओव्यूल और पॉलन सेक के अंदर ही यही समझ लो आप, गैमेटोफाइट बन जाते हैं। ये इनकी दूसरी जनरेशन आ गई गैमेटोफाइट, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिख रहे होते हैं तो ये हेट्रोमॉर्फिक हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं जी, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स की तादाद देखें तो अभी तक कोई मायोसिस में आपको बता देता हूँ कहाँ हुआ, यहाँ पर स्पोरेंजियम में भी क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है। अब ये जो स्पोर्स तैयार हुए ना ये मायोसिस के जरिए तैयार होते हैं, स्पोर्स बाय मायोसिस। तो इनमें जो है क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो n हो जाती है, इसमें भी n हो जाती है, इसमें भी n, लिहाजा गैमेटोफाइट में भी n आ रही होती है, फीमेल गैमेटोफाइट में भी n आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मायोसिस होता है पॉलन स्पोर्स की तैयारी के दौरान,
यानी पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक की तैयारी के दौरान जो है ना मायोसिस होगा, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमेट्स तैयार करेंगे जी, एक आएगा फीमेल गैमेट, एक आएगा मेल गैमेट। यहाँ होगा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट, और यहाँ जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट ट्रेवल करता हुआ फीमेल गैमेट के पास जाता है, वही पोलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है जी, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट ये आपस में आते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट तैयार होता है। अब ये जो फीमेल और मेल गैमेट होते हैं ना, ये आप समझ लो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही, यानी कि ये मेगास्पोर, एम्ब्रियोसैक, इनके अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक के अंदर ही हो रही होती है। अब देखिए जरा गौर करिएगा, अभी आप जरा इसी डायग्राम को रखें, ये है जी मेगास्पोरेंजियम जिसको हमने नाम दिया हुआ है ओव्यूल, और इसके अंदर क्या मैंने आपको बताया हुआ है एम्ब्रियोसैक। ये देखें मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल है और उसके अंदर तैयार हुआ हुआ है मेगास्पोर। ये मेगास्पोर हो गया जिसको आप कहते हो एम्ब्रियोसैक। ये यही रहता है, ये यही रहेगा। तो ये आपके पास है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के नाम से, और इसके अंदर जो है तैयार हुआ हुआ है ये है जी मेगास्पोर। अब ये जर्मिनेट करेगा, यहीं पे जर्मिनेट करता रहेगा, और ये एम्ब्रियोसैक जो है कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में, और फिर ये यहीं पर ही गैमेट प्रोड्यूस कर देगा जो होगा फीमेल गैमेट। यहाँ पे फीमेल गैमेट आ गया। अब वो मेल गैमेट यहीं पर आके फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट यहीं तैयार हो रहा है, सारे काम यहीं हो रहा है। तो ये जो आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ना, फिर ये डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, तो यू सीड बन रहा है। ठीक, तो ये अभी हम इसकी जब लाइफ साइकिल देखेंगे ना एंजियोस्पर्म्स की, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जरा नाम की कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो मेल फीमेल गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर थोड़ा सा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है ये। फिर जब कंडीशंस अच्छी होती है तो एम्ब्रियो ग्रोथ करने लग जाता है। हाँ, तो ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया। ये जो सारा मामला हो रहा है ये ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये याद रखिएगा, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बड़ा काम का चीज है, ये एवोल्यूशन करी है इन्होंने, इससे हिफाजत हुई है इसकी। तो ये जो मेगास्पोरेंजियम है ना ओव्यूल, इसी के अंदर हो रहा है ये सारा फीमेल का मामला। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर तैयार हुआ पहले स्पोर, एम्ब्रियो से, फिर वो स्पोर वहीं रहते हुए जर्मिनेट कर गया किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर वहीं रहते हुए फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेट बनाया। सारा काम मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के अंदर हो रहा है, इनसाइड ओव्यूल। फिर उसके बाद ये जाइगोट बन गया। तो ये जो ओव्यूल होता है ना, अब जाइगोट ओव्यूल के अंदर है, तब ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ये है इनकी, जो मैंने आपको बताया था ना, इनमें सीड प्रोड्यूस होता है, यू सीड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इनका जो एम्ब्रियो है, इनका जो मेगास्पोरेंजियम है ना, वो कहीं खत्म नहीं हो रहा, वहीं कायम है, वो अपने अंदर ही रख रहा है सब चीजों को। पिछली क्लासेस के अंदर क्या होता था? मेगास्पोरेंजियम के अंदर तैयार होता था मेगास्पोर, वो मेगास्पोर जर्मिनेट होता था, फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता था, ओव्यूल ये मेगा, फिर ये निकल जाता था, और फीमेल गैमेटोफाइट एक अलग चीज होती थी आर्चिगोनियम के नाम से, और वहां पे उसकी जो है डेवलपमेंट हो रही थी, इसलिए सीड का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया वहां पे। वहां क्या होता था पिछली क्लासेस में कि ये एक मेगा स्पोरेंजियम है, सपोज करें, यहाँ पे तैयार हुआ मेगा स्पोर, ये निकल गया, अब जर्मिनेट कर गया, ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट जिसको आप आर्चिगोनियम कहते हैं, उसमें फिर आर्चिगोनियम होता है, और आर्चिगोनियम में होता है गैमेट। तो मेगा स्पोर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, इसलिए सीड नहीं था। यहाँ क्या होता है जी, मेगा स्पोरेंजियम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाता है आखिर तक। मेगा स्पोरेंजियम अपने अंदर, जो मेगा स्पोरेंजियम से तैयार होगा मेगा स्पोर, वो अपने अंदर ही रखता है, फिर उस स्पोर को वहीं जर्मिनेट कराता है, फीमेल गैमेटोफाइट उसी के अंदर बना है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, वहीं फीमेल गैमेट तैयार हुआ, वहीं फर्टिलाइजेशन हो गई। तो ये मेगा स्पोरेंजियम जो है सारे काम क्यों कर रहा है? ताकि हिफाजत हो जाए जाइगोट को, फिर आखिर में ये जो मेगा स्पोरेंजियम है ये डेवलप हो जाता है सीड। अच्छा, अब एम्ब्रियो डेवलप करेगा जी, ये सब सीड फट जाता है, सीड से बाहर निकलता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, फिर अल्लाह आपका भला करे ये नया स्पोरोफाइट के अंदर, ये स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये सीड हो गया, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद यहाँ पर एन एन चलती आ रही थी, जब ये जाइगोट बनता है तो 2n हो जाता है, फिर ये भी 2n है, और जो आपका स्पोरोफाइट है वो भी फिर आपका 2n है। तो ये एक आपके पास इसकी लाइफ साइकिल हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वही ट्रेसोफाइट्स वाली लाइफ साइकिल है, डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, वही प्लांट किंगडम की तरह हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, बस फर्क क्या हो रहा है, यहाँ ओव्यूल सीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये स्पर्मोप्सिडा होते हैं जी। स्पर्मोप्सिडा में जो मेन फर्क है, जिससे बाकी तो ट्रेसोफाइट्स वाले कैरेक्टर है, जो मेन फर्क है वो ये कि स्पर्मोप्सिडा सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, इनका जो मेगा
स्पोरेंजियम होता है, वो अपने अंदर मेगा स्पोर तैयार करता है, फिर अपने ही अंदर मेगा स्पोर को रखता है। वहीं पे मेगा स्पोर डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, फिर वहीं के वहीं फीमेल गैमेटोफाइट एक गैमेट तैयार कर लेता है, मेल गैमेट उसके पास आता है ट्यूब के जरिए, और फिर अंदर आके फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर ओव्यूल जो आपका मेगा स्पोरेंजियम है ना ओव्यूल, फिर वो लेटर डेवलप हो जाता है सीड में और न्यू सीड बन जाता है। अब सीड से दो फायदे हो रहे हैं पौधों के। पहला फायदा ये एम्ब्रियो की हिफाजत हो रही है, एम्ब्रियो की हिफाजत हो रही है, एम्ब्रियो उसके अंदर पैक हुआ हुआ है। दूसरा फायदा ये कि एम्ब्रियो अगर डेवलप करता है तो सीड जो है उसको फूड प्रोवाइड करता है, सीड के अंदर उसका फूड स्टोर हुआ होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को बाहर एनवायरनमेंट पर फूड पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। सीड जाइगोट के लिए डेवलपमेंट के दौरान जो खाना चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसके पास सीड की सूरत में फूड मौजूद है। ये इसका दूसरा बड़ा फायदा होता है। तो एक इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर हो गया वो ये कि दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दूसरा, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। और तीसरा, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर्स। अब आते हैं ये जो स्पर्म ऑफ सीडा है, इसके अंदर फिर दो मजीद डिविजन है, दो मजीद ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। एक कहलाता है गैमनोस्पर्म्स और एक कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स, गैमनोस्पर्म्स और एक कहलाता है एंजियोस्पर्म्स। ये दो इनके अंदर ग्रुप्स हैं, दोनों है तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ये दोनों सीड प्रोड्यूसिंग है क्योंकि ये स्पर्म ऑफ सीडा के। बस फर्क क्या है जी, जो गैमनोस्पर्म्स जो होते हैं उनके सीड्स नेकेड कहलाते हैं, यानी खाली सीड्स होते हैं, उनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं होता, नो फ्रूट, कोई फ्रूट नहीं होता, खाली सीड होते हैं। वजह क्या होती है, इनका जो ओव्यूल होता है ना वो ओवरी के अंदर नहीं होता, इज नॉट इंक्लोज इन ओवरी। अब ये ओवरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंक्लोज इन ओवरी। जबकि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो कि इंक्लोज, अरे सही लिख रहा हूँ, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो कि फ्रूट के अंदर इंक्लोज हुए हुए होते हैं, मजीद प्रोटेक्शन होती है, फ्रूट्स के अंदर इंक्लोज हुए हुए थे, सीड इंक्लोज इन फ्रूट्स, इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स। व्हाई? क्योंकि इनका ओव्यूल जो होता है ना वो एक चीज के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, ओवरी। इनका जो ओव्यूल होता है वो इंक्लोज होता है इन ओवरी। यानी कि पहले एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मामला क्या होता है जी, कि ये एक ओवरी होती है, इसको आप कहते हो ओवरी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसके बाद इसके अंदर होता है ये ओव्यूल, ओव्यूल इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर आपको पता है जी, पहले ये ओव्यूल एक मेगा स्पोरेंजियम है, इसके अंदर पहले मेगा स्पोर तैयार होगा, फिर वो जर्मिनेट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, फिर उसमें से गैमेट्स बनेंगे, फिर मेल गैमेट आके फर्टिलाइज होगा, जाइगोट तैयार हो जाएगा अंदर, ये जाइगोट कह लो इसको आप, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, तीन स्ट्रक्चर आ रहा है। सबसे बाहर है ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो, कितनी जबरदस्त प्रोटेक्शन हो रही है एम्ब्रियो की। फिर जब ये डेवलप करता है ना तो ये एम्ब्रियो से बनता है आपका पौधा। एम्ब्रियो तो खैर, पौधा तो मैंने बहुत आगे का बता दिया, एम्ब्रियो तो अंदर ही रहता है। ओव्यूल जो होता है ना ये आपका बनता है सीड के अंदर, ये आपका डेवलप होगा, सीड बन जाता है, और ये जो ओवरी है ना ये डेवलप होकर आपकी फ्रूट बन जाती है। आपने आम देखा होगा, आम आपने देखा होगा अंदर उसके सीड मौजूद होता है, बाहर क्या है, ये फल है जो हम खा जाते हैं। तो जब ये फ्लावर फॉर्म में था ना तो ये जो फल आप खाते हो ना ये एक्चुअल में ओवरी थी, और जो सीड आप फेंक देते हो ना ये एक्चुअल में ओव्यूल था जो डेवलप हो गया। तो जब आम का फूल होता है ना तो उसमें ओवरी होती है, ये ओवरी, और उसके अंदर होता है ओव्यूल, उसके अंदर होता है फिर एम्ब्रियो। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये डेवलप होता है, तो ओवरी बन जाती है फ्रूट के अंदर। ये जो आम, ये जो ना ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है, सीड के अंदर मौजूद होता है वो एम्ब्रियो। अगर आप आम की गुठली को तोड़ोगे ना आपको अंदर एक हल्का सा छोटा सा एक बेबी प्लांट नजर आएगा जिसको आप एम्ब्रियो कह रहे हो। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल होते हैं ना वो खुला नहीं होते, वो ओवरी के अंदर पैक हुए होते हैं। और फिर जब नतीजा फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल डेवलप होता है तो फिर वो ओवरी खत्म नहीं होती, वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर डेवलप अंदर होता है। जबकि गैमनोस्पर्म्स के अंदर ये वाला मामला नहीं होता, गैमनोस्पर्म्स के अंदर कोई ओवरी नहीं होती, डायरेक्ट बस ओव्यूल होता है, डायरेक्ट एक ओव्यूल होता है जी, ऐसे एक डायरेक्ट ओव्यूल होता है और उसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो होता है और ये ओव्यूल होता है, कोई ओवरी नहीं होती।
फिर जाहिर बात है जब ये डेवलप करेगा तो फिर ये ओव्यूल जो है ये डेवलप हो जाएगा सीड के अंदर, और ये जो है वो बेबी प्लांट के अंदर जो डेवलप हो जाएगा एक छोटा सा। अब आपको इसमें कोई फ्रूट नजर नहीं आ रहा क्योंकि है ही नहीं, ओवरी होती तो वो फ्रूट में डेवलप होता। तो इसलिए हम कहते हैं इनके सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, इनके अंदर कोई फ्रूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी ओव्यूल जो है वो ओवरी में पैक नहीं होती। तो ये स्पर्म ऑफ सीडा की दो क्लासेस होती हैं, गैमनोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इनमें क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया, दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, बस फ्रूट्स का मामला है। एंजियोस्पर्म्स फ्रूट प्रोड्यूसिंग भी होता है क्योंकि इनमें ओवरी होती है, गैमनोस्पर्म्स फ्रूट प्रोड्यूसिंग नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर ओवरी नहीं होती। उसके बाद इनकी भी फिर मजीद टाइप्स होती हैं जी। एंजियोस्पर्म्स की दो टाइप होती हैं, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके टाइप देख लेंगे क्योंकि फिर वो सीट पे जाना पड़ जाएगा। मैं अभी सीट पे नहीं जाना चाह रहा, मैं इसकी लाइफ साइकिल को दिखाना चाह रहा हूँ। लिहाजा इनकी जो दो टाइप्स होती हैं जब हम इनकी लाइफ साइकिल्स को स्टडी करेंगे तब हम देख लेंगे। तो पहले हम एंजियोस्पर्म्स की जरा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा एक लो, हाँ जी। तो अब हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। फिर लाइफ साइकिल समझने के बाद फिर हम देखेंगे इसकी कौन सी दो क्लासेस है, क्योंकि फिर वो सीड्स तक आ चुके होंगे, तो फिर हम सीड के हिसाब से इसकी दो टाइप्स होती हैं। तो बाकी तो करेक्टर मैं नहीं बता रहा प्लांट के जो होते हैं कि रूट कितना है, कैसा रूट होता है, स्टेम कैसा होता है, ये तो बड़े कॉमन प्लांट है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। हम डायरेक्ट इनकी लाइफ साइकिल पर आते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे मेन चीज एक करेक्टर, एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हो फ्लावर। फ्लावर बड़ा अहम तरीन पार्ट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जो कि ये सारी रिप्रोडक्शन, इस पर स्पोर्ट्स तैयार करना, गैमेट्स तैयार करना, गैमेटोफाइट, सारा जो रिप्रोडक्शन वाला मामला है वो इस स्ट्रक्चर, इस ऑर्गन के अंदर हो रहा होता है फ्लावर। तो जरा पहले फ्लावर को देख लेते हैं। एक एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है उसमें ये डंडी होती है, इसको आप कहते हो पेडिकल। इसकी मदद से ये अपनी ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद यहाँ ग्रीन कलर की आपको कुछ पत्तियां सी नजर आती हैं, उनको आप कहते हो कैलेक्स। सबको मिला के यानी सारी ग्रीन पत्तियों को मिलाएंगे तो कैलेक्स है, और अगर एक की बात करेंगे तो सेपल कहलाता है। ठीक है, अगर मैंने ये दो बनाएंगे ना, अगर मैं दोनों की बात, चले मैं उसको ग्रीन ही बना दूं, चले सही राइट। अगर मैं दोनों को मिला के बोलूंगा तो दे आर कॉल्ड कैलेक्स, अगर एक को बात करूंगा तो कहलाएगा ये सेपल्स। जब ये फ्लावर कली में होता है, बर्ड की फॉर्म में होता है, तो ये कैलेक्स उसकी हिफाजत कर रहा होता है और अंदर फ्लावर डेवलप हो रहा होता है। बाहर इसने कैलेक्स ने पैक करके उसको प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो ये प्रोटेक्शन कर रहा होता है। जब जब फ्लावर बन जाता है ना, फिर ये यूजलेस है, बस खाली लटक रहा है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है इसके अंदर पेटल्स होती हैं। ये अगर आप सारी पेटल्स को मिला के बोलोगे तो ये कहलाएंगे कोरोला, और अगर आप एक सिंगल की बात करोगे तो ये सिंगल कहलाएगी पेटल। ठीक है, तो ये इस वक्त मैंने तीन है? नहीं ना, प्लांट। ठीक है, ये हमने पेटल्स बना दी। अगर एक सिंगल पेटल, एक सिंगल की बात करोगे तो पेटल है, और अगर एक से ज्यादा सारी कलेक्टिवली बोल रहे हो तो कोरोला। इसका काम होता है फ्लावर्स को खूबसूरत बनाना, इंसेक्ट्स को लेकर आना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन हो सके। उसके बाद फिर दो स्ट्रक्चर अंदर बड़े काम के होते हैं। एक ये होता है जी डंडी, माचिस की डंडी की तरह। इसको हम जरा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं अभी ऐसे बना दिया। ये कहलाते हैं जी एंड्रोशियम। ये भी एक से ज्यादा होते हैं। अगर आप सबको कलेक्टिवली बोल रहे हो तो एंड्रोशियम, और अगर एक की बात कर रहे हो तो स्टेमन। अगर एक की बात करोगे तो आप ये स्टेमन कहलाएगा, और अगर सबकी कलेक्शन सबको बोलोगे तो ये फिर एंडोशियम कहलाता है। जबकि बीच के अंदर ऐसा है कि स्ट्रक्चर डेवलप होता है फ्लाक्स की तरह का, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोसियम। अगर इसमें एक की बात करेंगे तो ये कहलाएगा कार्पल। ठीक है, तो पता नहीं दो दो नाम रख दिए। तो हमारे पास चार पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। एक होता है जी ये ग्रीन पत्तियां, इनको आप कहते हो कैलेक्स। ये वाली ग्रीन पत्तियां हैं, इनको आप कहते हो, ये ग्रीन भी होती है दूसरे कलर की भी होती है, इनको आप कहते हो जी कैलेक्स। कलेक्टिवली कैलेक्स, सिंगल सेपल। फिर उसके बाद कलरफुल पत्तियां होती हैं, उनको आप कहते हो कोरोला। अगर एक सिंगल की बात करोगे तो पेटल्स। फिर बीच के अंदर आपको ऐसे माचिस की तीलियों की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको हम एंड्रोशियम कहते हैं, सिंगुलर स्टेमन कहलाएगा। उसके अलावा सेंटर के अंदर इस तरह का फ्लाक्स टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, कलेक्टिवली इनको आप गाइनोशियम कहते हैं। और सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो ये आप कार्पल कहलाता है। इसमें ये जो एंड्रोशियम है ना, ये मेल पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट, मेल स्पोर में माइक्रोस्पोरेंजियम ये चीजें पैदा करता है। और ये जो गाइनोशियम है ना, ये फीमेल पार्ट कहलाता है।
क्योंकि ये आपके जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट माइक्रो मेगा स्पोरेंजियम फीमेल वाले आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों को हमें जरा डिटेल में देखना होगा क्योंकि सारा रिप्रोडक्शन इन दोनों के अंदर छुपा हुआ है। तो अब हम इनकी रिप्रोडक्शन इनको देख लेते हैं, जरा इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम की बात करते हैं या स्टेमन कह लें, एक ले रहा हूँ ना मैं, तो स्टेमन कहूंगा फिर उसको। स्टेमन की बात करते हैं जी, सिंगुलर। स्टेमन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक डंडी होती है और डंडी के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस डंडी को आप कहते हो फिलामेंट, और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो एंथर। एंथर के अंदर अगर आप एंथर को खोलो तो आपको ऐसे 4 खाने नजर आते हैं, इनको आप कहते हो पॉलन सैक। ये आपके हैं जी पॉलन सैक जो है ना, ये आपके हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम यही कहा था ना ऊपर, देखने आप लाइफ साइकिल। ये पॉलन सैक क्या कहलाते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये इनके अगर आप एंथर को खोलोगे तो इसमें 4 ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं, इनके अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। तो फिर हर खाने में आपको एक बड़ा बड़ा सा सेल नजर आएगा। ऐसे माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर आपको ऐसे बड़े बड़े से सेल नजर आएंगे, ये कहलाते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल। पॉलन ग्रेन मदर सेल होते हैं, फिर ये मायोसिस करते हैं। ये है पॉलन ग्रेन मदर सेल, ये मायोसिस करेंगे। ये मायोसिस करते हैं और फिर आपको यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। 4 4 एक में से 4 प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके पास ये स्टेमन का स्ट्रक्चर एक डंडी होती है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। उसके ऊपर एक छोटा सा माचिस की तीली का मसाले की तरह का एंथर होता है। एंथर के अंदर अगर आप खोलोगे तो आपको 4 खाने नजर आ रहे होते हैं, तो आपके तो पॉलन सैक, दे आर माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पॉलन ग्रेन मदर सेल मिलता है जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल होती है। फिर ये पॉलन ग्रेन मदर सेल मायोसिस करते हैं और ये जो तैयार हो रहा है ना, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है एक, इनको आप कहते हो पॉलन ग्रेन। ये है माइक्रोस्पोर। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। क्योंकि मायोसिस स्पोरेंजियम से तैयार हुए ना, और मायोसिस के जरिए तैयार हुए, तो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया जी, ये माइक्रोस्पोर तैयार हो गया। अब इस माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। अब माइक्रोस्पोर जो है ये होता है एक पॉलन ग्रेन, इसकी 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर कहलाती है एक्साइन और इनर लेयर जो है वो कहलाती है इंटाइन। ठीक है, तो ये ऐसे बना लेते हैं इसकी, ये इनर लेयर। ये इनर लेयर जो है ना इंटाइन कहलाती है अंदर वाली, और जो बाहर वाली होती है उसको आप कहते हो एक्साइन। अंदर इसके एक पहले तो सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये अंदर एक इसके सिंगल न्यूक्लियस है, बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ ये एक सेल का होता है। ये पॉलन ग्रेन है जिसको आप माइक्रोस्पोर कहते हो। माइक्रोस्पोर है जी ये। अब ये यहीं जर्मिनेट करेगा। मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोस्पोर जो है फिर वो वहीं पौधे के अंदर ही रहते हुए जर्मिनेट करता है और मेल गैमेटोफाइट बनता है। ये जर्मिनेट करता है जी, कैसे जर्मिनेट करता है? ऐसे ऐसे ट्यूब बन जाती है इसके अंदर से, वही पॉलन ट्यूब। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना एक्साइन, वो अपनी जगह कायम रहती है, या आउटर लेयर देखिए अपनी जगह कायम है। इनर लेयर जो होती है ना इंटाइन, उसमें से एक ट्यूब जनरेट होती है, जिसको आप ट्यूब को कहते हो पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये जो इंटाइन है ना, ये डेवलप होकर एक्साइन को फाड़ देती है एक जगह से, और वहां से फिर इंटाइन जो है टपकना शुरू हो जाती है, ट्यूब की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो ये एक्साइन आ गई, और ये इंटाइन लेयर है जो कि डेवलप हुई है पॉलन ट्यूब के अंदर। अच्छा, अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पहले वो एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। एक कहलाता है डिजेनरेटिव न्यूक्लियस और एक कहलाता है ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस जो है अब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यहाँ मौजूद होता है, इसको आप कहते हो ट्यूब न्यूक्लियस। ये आपकी जो ट्यूब होती है ना पॉलन ट्यूब, इसकी कंट्रोल को, इसकी जो जर्मिनेशन होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो 2 गैमेट्स के अंदर तकसीम हो जाता है। 2 गैमेट्स के अंदर तकसीम हो जाता है, एक ये रहा गैमेट, एक ये रहा गैमेट। ये आपके मेल गैमेट आ गए। अब ये मेल गैमेट प्रोड्यूस हुए तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हो गया, और ये क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट हो गया। ठीक है, इसने मेल गैमेट्स तैयार किए। ठीक है, तो देखा आपने कैसा रिड्यूस है, छोटा सा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये हमने मेल का मामला देख रहे हैं जी, कि हमारे पास फ्लावर में एंथर होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल्स, वो मायोसिस के जरिए पॉलन ग्रेन तैयार करते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती है और मेल गैमेटोफाइट में तैयार हो जाती है। ये जो पॉलन सैक है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर तैयार होता है। लिहाजा ये जो पॉलन ग्रेन है ये माइक्रोस्पोर।
फिर जब ये जर्मिनेट करते हो, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। और फिर जब ये डीजेनरेटिव न्यूक्लियस तकसीम हो गए, दो गैमेट्स बनाता है, तो ये क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट तैयार कर लिया। ठीक है, ये आपके पास मेल का मामला हो गया। फीमेल की तरफ आते हैं। फ्लावर में जो फीमेल पार्ट कहा था मैंने, वो ऐसा फ्लास्क शेप का होता है, ऐसा। इसमें ये वाला पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, ये पार्ट कहलाता है स्टाइल, और ये है जी वो ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। मैं तो एक बना रहा हूँ, खैर जरूरी नहीं है एक, बहुत सारे भी होते हैं। ओव्यूल होता है। अब जरा इस ओव्यूल, ये ओवरी है, ओव्यूल जो है हमारे पास क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर माइक्रोस्पोर तैयार होगा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब जरा ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये ओव्यूल होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है जी। इसकी दो लेयर्स होती है। मैं दो खैर लेयर पूरे डायग्राम में तो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ से दिखा देता हूँ। ऐसे दो लेयर्स होती है, आउटर और लेयर, दोनों लेयर्स को आप कहते हो इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट, ये लेयर्स कहलाती है, दो लेयर्स होती है इंटीग्यूमेंट। ये जो सुराग है इसको आप कहते हो माइक्रोफाइल। बाकी ये जितना भी ये सारा टिश्यू है ना, ये सारा हिस्सा, इसको आप कहते हो न्यूक्लियस। सारा ये सेल से बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से, इसको आप न्यूक्लियस कहते हो। इस न्यूक्लियस के अंदर पहले तो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप कहते हो एम्ब्रियो सैक मदर सेल। अच्छा याद रखिएगा, ये ओव्यूल क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये क्या है दरअसल, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर वो जर्मिनेट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, तो सारा बता चुका हूँ। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर यहाँ पे मौजूद होता है जी एम्ब्रियोसैक मदर सेल। एम्ब्रियोसैक मदर सेल वो मायोसिस करेगा, मायोसिस के जरिए 4 एम्ब्रियोसैक प्रोड्यूस करता है, 3 उसमें से डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक रह जाता है। तो ये वो एक एम्ब्रियोसैक ये है, ये एक एम्ब्रियोसैक। और ये हो गया आपके पास मेगा स्पोर, मेगा स्पोर है ना। माइक्रो मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर ही बनेगा मायोसिस के जरिए, तो मायोसिस के जरिए ये बना है, तो ये मेगा स्पोर हो जाता है। तो ओव्यूल जो है वो आपका माइक्रो लिखा हुआ है, देखो मैंने, मेगा स्पोरेंजियम है। ये आपका जो है वो मेगा स्पोरेंजियम है। नाम यहाँ पे भी करेक्ट कर लिएगा, मेगा। ठीक है, तो ओव्यूल जो है आपका मेगा स्पोरेंजियम है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, छोटा सा सुराग, माइक्रोफाइल, इंटीग्यूमेंट वगैरह वगैरह। अब अंदर इसके मौजूद होता है एक सेल होता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसैक मदर सेल। और उसको मायोसिस के जरिए वो 4 एम्ब्रियोसैक में तकसीम हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक रह जाता है। उस एक एम्ब्रियोसैक को आप कहते हो फिर वो मेगा स्पोर। अब ये अंदर स्पोर बनाएगा और उसके बाद वो स्पोर जर्मिनेट होंगे, और जो है वो, अब जैसे इसने एक सेल बनाया, ये एक सेल बना दिया, एक न्यूक्लियस। अब ये स्पोर कह लो आप, ये मेगा स्पोर है सारा। अब ये जर्मिनेट होना शुरू होगा, और जर्मिनेट के दौरान ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा भी आपके सामने। ये मेगा स्पोर है पूरा एक सेल, ये एम्ब्रियोसैक मेगा स्पोर है, इसका न्यूक्लियस मौजूद है। सबसे पहले क्या होता है जी, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। ये दो न्यूक्लियस में तकसीम हो गया जी, ऐसे। अब ये जर्मिनेट हो रहा है मेगा स्पोर, ये स्पोर मेगा स्पोर क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। तो दो स्पोर दो न्यूक्लियस में तकसीम हो गया, फिर 2 से ये 4 में तकसीम हो जाता है, 4 में से 4 से फिर ये 8 में तकसीम हो जाता है, 8 में से 4 ऊपर चले जाते हैं, 4 नीचे आ जाते हैं, ऐसे। 4 ऊपर चलेगा, 4 नीचे चलेगा। उसके बाद 4 4 ऊपर जो है, 4 नीचे जो है, इनमें से एक एक बीच में आके मिलता है, एक और एक बीच में आके मिल गया, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया। अब ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर अब मेगा स्पोर नहीं है, ये जर्मिनेट हो गया। ये जो सारी कहानी हो रही थी ना, न्यूक्लियस 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे चले गए, तो ये डेवलपमेंट थी मेगा स्पोर। और अब ये एम्ब्रियोसैक जो है ये डेवलपमेंट हो चुकी है, लिहाजा अब ये एम्ब्रियोसैक नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। रिड्यूस फॉर्म में बहुत छोटा सा है, अंदर ये डिपेंडेंट है, सब कुछ है। ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। इसके अंदर 3 न्यूक्लियस ऊपर है, 3 न्यूक्लियस नीचे, और एक बीच में बड़ा न्यूक्लियस जो कि 2 न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ, उसमें 2n क्रोमोसोम्स है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। इसमें से ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये
डबल क्रोमोसोम वाला है क्योंकि दो न्यूक्लियस से मिलकर बना है, एक ऊपर से आया एक नीचे से आया, इसको आप कहते हो डेफिनेटिव न्यूक्लियस। डेफिनेटिव न्यूक्लियस। जबकि ये जो ऊपर के तीन है ये कहलाते हैं एंटीपोडल। नीचे के तीन में से एक कहलाता है फीमेल गैमेट और दो कहलाते हैं साइनर्जिड्स। ये जो नीचे के दो हैं ये कहलाते हैं साइनर्जिड्स। ये अब आप देख लें फीमेल गैमेटोफाइट ने ये आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर दिया। ये फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगी अपने गैमेट्स के साथ। आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी ये तो बहुत ज़्यादा ही इतने सारी मालूमात पढ़ लिया आपने, हैरत है मुझे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं। बाकी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को ज़रा दोबारा देखिएगा क्योंकि देखें लाजमी देखिएगा क्योंकि इतने सारे नाम और वही माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो ना जाए, तो इसलिए इसको दोबारा देखिएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हमारे पास फ्लावर में दो मेन पार्ट होते हैं, एक एंडोशियम एक गाइनोशियम। एंडोशियम मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। याद रखिएगा फ्लावर जो है या ये जो फ्लावर जिस पौधे में उगा हुआ है ये स्पोरोफाइट है। अब ये जो स्टेमन लिया हुआ है यानी कि मेल पार्ट, इसमें फ्लामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर को खोलोगे आप तो उसमें आपको ऐसा नजर आता है स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं पॉलन सैक और ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब इनमें जो शुरू में सेल होता है उसको आप कहते हो पॉलन ग्रेन मदर सेल, उसमें डबल क्रोमोसोम होते हैं, मायोसिस करता है, सिंगल क्रोमोसोम वाले पॉलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं, ये माइक्रोस्पोर कहलाते हैं। तो देख लो माइक्रोस्पोरेंजियम ने माइक्रोस्पोर तैयार कर दिया, ये एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको पॉलन ग्रेन का। अब ये जर्मिनेट होगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है और मेल गैमेटोफाइट में बनता है। तो ये जर्मिनेट होगा कैसे, इसकी इंटाइन जो है वो डेवलप करना शुरू हो जाएगी पॉलन ट्यूब की शक्ल में। इसका जो न्यूक्लियस है पहले वो दो न्यूक्लियस में तकसीम होगा, डीजेनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। ये आपका मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा कैसे, अपने डीजेनरेटिव न्यूक्लियस को तोड़कर उससे दो गैमेट्स तैयार हो जाएंगे। ये दो गैमेट्स तैयार हो गए तो ये मेल गैमेटोफाइट तैयार होगी अपने गैमेट्स के साथ। ये सारा काम अभी पॉलन सेक के अंदर ही हो रहा है। ये जो ट्यूब डेवलपमेंट है ना ये एंथर के वहां पे स्टिग्मा में हुई है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल की तरफ आए तो फीमेल पार्ट कहलाता है गाइनोशियम, सिंगल को आप कार्पल कहते हो। तो ये रहे कार्पल, कार्पल में ऊपर पार्ट स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, एक से ज्यादा होता है, मैंने तो एक दिया हुआ है। अब ये ओव्यूल जो है इसको मैंने आपको क्या कहा है कि ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोरेंजियम है। तो ये आपके पास आ गया ओव्यूल, ये मेगा स्पोरेंजियम, इसके अंदर मेगा स्पोर तैयार होगा और फिर वो जर्मिनेट करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में तैयार होगा, फिर फीमेल गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो मामला क्या होता है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जी, सुराख, माइक्रोफिल, दो लेयर, इंट्यूगिमेंट, बाकी सारा पोर्शन न्यूक्लियस, ये डंडी जो होती है जिससे ये ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है उसको आप फुनेसल कहते हो। अब अंदर जो है एक मौजूद होता है एम्ब्रियो सैक मदर सेल, वो मायोसिस करके चार एम्ब्रियो सैक बनाता है और तीन खत्म हो जाते हैं, एक रह जाता है। ये एम्ब्रियो सैक दरअसल आपका मेगा स्पोर हो गया, ये मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर हो गया। अब ये जर्मिनेट होगा किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जर्मिनेशन कैसे होती है, इसका एक न्यूक्लियस पहले दो, दो से चार, चार से आठ, आठ में से चार ऊपर चले जाते हैं, चार नीचे चले जाते हैं, फिर ऊपर नीचे से एक एक न्यूक्लियस आके बीच में न्यूक्लियस मिल जाते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये सारी डेवलपमेंट जर्मिनेशन हुई है ना, ये सारी मेगा स्पोर जर्मिनेट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। इसने दो इसने जो है फीमेल गैमेट्स बनाना है, तो ये रहा नीचे एक फीमेल गैमेट। जो बाकी दो न्यूक्लियस है उनको आप साइनर्जिड्स कहते हो, ऊपर वालों को आप एंटीपोडल कहते हो, बीच वाला जो है वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा फीमेल गैमेटोफाइट में एन क्रोमोसोम है जबकि डेफिनेटिव न्यूक्लियस में डबल क्रोमोसोम है, क्योंकि वो दो न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होकर मिला, दो न्यूक्लियस आपस में मिले तो इसमें डबल क्रोमोसोम है। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, रेडी हो गया। अभी भी ये देख लें कि फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर मौजूद है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये जो मेगा स्पोरेंजियम है यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी, ये फीमेल गैमेटोफाइट भी खत्म हो जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर ये सारा डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक के लिए हम अभी फिलहाल रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम इसकी फर्टिलाइजेशन देखेंगे और फिर इसकी जो दो क्लासेस होती है मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन, सीड का मामला वो जरा देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो है फैमिलीज आएंगी, फिर जाके ये चैप्टर खत्म होगा। अब कोई सवाल है बच्चों आपको तो मैं आपका माइक खोल रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। माइक खोल दिया आपका, पूछें। फातिमा, हादिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये आपने मेगास्पोरेंजियम में कहा था कि चार थे तो एक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया था, तो ये क्यों हुआ था?
ये एम्ब्रियो सेक की बात कर रही हो आप, इसकी ना, इसकी एम्ब्रियो जी सेक। अच्छा चले मैं बताता हूँ, माइक बंद कर जी। ले जरा, माइक बंद कर ले, बैकग्राउंड आवाज आ रही है। हाँ देखो अब जरा इसको यहाँ से देखते हैं, ये ओव्यूल है, ये एक मेगा, ये एक होता है एम्ब्रियो सेक। अब ये तकसीम हो जाता है, 4 एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं, ये 4 एम्ब्रियो सेक बन गए, 1 2 3 4, ठीक है 4 एम्ब्रियो सेक बन गए। अब इसके इर्द गिर्द जो आपके ये जो टिश्यूज है ना, जिसको मैंने न्यूक्लियस का है, इसकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, इसकी भी तो डेवलपमेंट होती है, वो कहाँ से होगी? तो ये जो 3 एम्ब्रियो सेक होते हैं ना, ये डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट होके इसी के ही न्यूक्लियस के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपका ये न्यूक्लियस डेवलप होता है। ये न्यूक्लियस तो मैंने खाली स्पेस बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत सारे सेल हैं, ये बहुत सारे सेल्स हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं ये। तो ये न्यूक्लियस जो है, ये आपके ये 3 एम्ब्रियो सेक डीजनरेट होके इसको में इसमें कन्वर्ट होते हैं, और एक ये रह जाता है एम्ब्रियो सेक, जिसको आप फिर कहते हो कि ये मेगा स्पोर है। तो बाकी ओवरी का जो बाकी स्ट्रक्चर है वो भी तो डेवलप होगा, न्यूक्लियस वगैरह। तो वो कैसे डेवलप हुआ है? जो 4 माइक्रो एम्ब्रियो सेक बने ना, उसमें से 3 ने न्यूक्लियस बना दिया, एक जो है वो मेगा स्पोर बन गया, और वो आपकी फिर रिप्रोडक्शन करेगा। तो यूं डीजनरेट हो जाते हैं ये 4, 4 में से 3, सॉरी। और कोई सवाल? माइक खोलने पूछ लें, और कोई सवाल है तो। हाँ माइक खुला, भाई पूछ सकते हैं, हमारी माइक खुला, भाई पूछें। फातिमा, आदिया। नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। नहीं सर। आदिया कोई सवाल? चलें इस वीडियो को लास्ट भी देखिएगा, देखें खुदा के वास्ते, दोबारा मुश्किल टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा इतना आसान टॉपिक होता है, मुश्किल। सर हाँ बोले बोले, कौन है, बोले। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट में दोबारा देखिएगा जी, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है, आपके सामने देखे पूरी स्क्रीन भर रही है नामों से, इतने नाम आए हुए कि पूरी स्क्रीन देखे आपके सामने, कितनी पूरी पूरी स्क्रीन भर चुकी है, ये देखें। तो इसलिए इसकी वीडियो को दोबारा देखिएगा, कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ अपने पास एक पेपर पे उतार लो साफ सर सुथरे तरीके से। हाँ हाँ बोले। अ, सर जब ये न्यूक्लियस जब ये 4 और 8 हो गए थे ना, तो जब क्रोमोसोम की तादाद थी 2 है, फिर सर ये फीमेल गैमेट में एन कैसे हुई? देखिए क्रोमोसोम की तादाद के लिए आप जरा लाइफ साइकिल पे आओ। मेगा स्पोर के अंदर एन होते हैं, ये देखो, जब ये पॉलन सैक और ओव्यूल होती है, इनमें से जब स्पोर्स तैयार हो रहे होते हैं ना, तब ये मायोसिस होता है, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये देखो यहाँ ओव्यूल की तरफ आ रहे हैं, तो ओव्यूल की बात करते हैं, ये कि वो जो एक एम्ब्रियो सैक मदर सेल होता है, मायोसिस करता है, 4 बनते हैं। अब 4 जो बन रहे हैं ना, उनमें चूंकि मायोसिस हुआ है, तो क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई एन, 4 में से 3 खत्म हो गया। अब इसको ऐसे देख लो यहाँ पर कि ये आपके पास ओव्यूल है, इसमें ये आपके पास एक एम्ब्रियो सैक मदर सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद है डबल। फिर जब ये मायोसिस करेगा, 4 बन जाएंगे, ये बन गए जी 4 एम्ब्रियो सैक। अब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई एन। अब इनमें से 3 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए, एक रह गया, ये एक एम्ब्रियो सैक है, क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है एन। अब इसका एक न्यूक्लियस है, पहले वो एक न्यूक्लियस तकसीम होगा 2 में, फिर ये दोनों मजीद 2 में तकसीम हो जाएंगे, मायोसिस नहीं माइटोसिस के जरिए हो रहे होते हैं, ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद एन ही रहे। फिर 2 से ये बन जाएंगे 4 टोटल, ऊपर 4 नीचे 4, ऐसे 4 हो जाएंगे। तो ये सारी जो डिवीजन हो रही है ना न्यूक्लियस की, ये माइटोसिस के जरिए हो रही है, ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद में कोई गड़बड़ ना हो। तो ये एक न्यूक्लियस से पहले, एक न्यूक्लियस से ये 2 बने, फिर ये दोनों 2 से 4, 2 से टोटल 4 हो गए, 4 से ये 8 हो गए। अब इस 8 में से 4 ऊपर चले जाते हैं, 4 नीचे चले जाते हैं, चारों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है? एन ही है, यानी इन चारों में भी एन है, इन नीचे के चारों में भी एन है, क्योंकि माइटोसिस से तैयार हुआ है। अब इनमें से 3 रह गए ऊपर, नीचे भी 3 रह गए, एक एक न्यूक्लियस आ गया। अब इनमें भी एन है, इनमें भी एन है, अब जब ये मिलेगा तो उसमें कितने हो जाएंगे? 2 है। तो यूं मैंने कहा हुआ है कि 20 वाले के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है 2 है, क्योंकि वो 2 एन एन वाले न्यूक्लियस से मिलके बना हुआ है। ये एंटीपोडल्स हैं, ये 2 नीचे के जो हैं ये साइनर्जीज हैं, ये फीमेल गैमेट है, और ये फिर आपका डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो मायोसिस हो गया था जब एम्ब्रियो सेक 4 बने थे, और क्रोमोसोम्स की तादाद वहीं आधी हो गई थी।
उसके बाद सारा माइटोसिस से हो रहा होता है, इसलिए क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, एन ही है। लेकिन फिर ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस में डबल क्यों हो गए? क्योंकि दो न्यूक्लियस से मिलके बना है, एक ऊपर के 4 वाले न्यूक्लियस में से एक आया था, एक नीचे के 4, तो यूं ये डबल हो जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? यही पोलन ग्रेन में भी हुआ था। पोलन ग्रेन के अंदर ये आपके जो ये जो न्यूक्लियस बन रहा है ना, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, डीजेनरेटिव और ट्यूब, फिर डीजेनरेटिव न्यूक्लियस से दो गैमेट्स बनते हैं। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है माइटोसिस के जरिए। क्रोमोसोम्स की तादाद यहाँ पर तो चेंज ही नहीं होती, यहाँ तो एन ही रहती है। क्रोमोसोम्स की तादाद यहाँ पर हुई थी चेंज, जब यहाँ पोलन ग्रेन मदर सेल मायोसिस करता है तो 4 पोलन ग्रेन जो बनते हैं ना वो होते हैं एन। उसके बाद क्रोमोसोम्स की बाकी जितनी भी न्यूक्लियस टूट के 1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं, सब माइटोसिस के जरिए हो रहा होता है। ठीक है जी, और कोई सवाल? अच्छा, अब इसकी वीडियो को लास्ट भी देखिएगा जी, और कोशिश करिएगा कि सारे जो वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनको एक पेपर पे ड्रॉ कर लो, ताकि आप बार बार देखो तो इजीली फिर आपके दिमाग में बैठे। अब कल हम इसी चीज से कंटिन्यू करेंगे कि ये अब फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे। आपने देख लिया मेल गैमेट भी तैयार हो गया, फीमेल भी, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उसको देखेंगे, तो ये एंजियोस्पर्म्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल निकले वीडियो देखने के दौरान तो लिख लिएगा, कल की क्लास में मुझसे पूछ लिएगा। अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।